वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए दृष्टि का सेट नंबर 10 लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। जो लोग बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में सब्जी के कुल उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों बिहार का स्थान है चौथा स्थान। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो दोस्तों बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है दरभंगा में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों वह व्यक्ति का नाम है जगदीश प्रसाद मंडल, जिसे मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की है? तो दोस्तों बिहार के भागलपुर जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, बिहार की सड़कों के नेटवर्क में कितने % का विस्तार हुआ है? तो दोस्तों बिहार की सड़कों के नेटवर्क में 8% का विस्तार हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? तो दोस्तों बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है पूर्वी चंपारण जिले को। अगला प्रश्न है, बिहार में देश का पहला गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो दोस्तों बिहार में देश का पहला गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा? तो दोस्तों भारत का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज बिहार के मुंगेर जिला में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल के इनेरवा स्टेशन से बिहार के किस स्टेशन तक भारत नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों नेपाल के इनेरवा स्टेशन से बिहार के जयनगर स्टेशन तक भारत नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में कला और मानविकी सूची में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वह विश्वविद्यालय का नाम है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, मक्का उत्पादन में देश में
बिहार का स्थान क्या है? तो दोस्तों मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान है द्वितीय स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला है रोहतास जिला। अगला प्रश्न है, बिहार में गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? तो दोस्तों बिहार में गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान संबंधित है पुराने वृक्षों का संरक्षण से। अगला प्रश्न है, 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों वह फिल्म है कोरा फिल्म, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों बिहार के पटना जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अति सघन और मध्यम वन क्षेत्र हैं? तो दोस्तों बिहार का वह जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को 2022 का पद्मश्री अवार्ड मिला है? तो दोस्तों बिहार के वह व्यक्ति का नाम है शैबल गुप्ता तथा आचार्य चंद्रा जी। इन दोनों को 2022 का पद्मश्री अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो दोस्तों आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक महत्वपूर्ण परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो दोस्तों सरजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी मराठों और मुगलों के बीच। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं वीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, समाजवाद ही क्यों किसकी रचना है? तो दोस्तों समाजवाद ही क्यों रचना है जयप्रकाश नारायण की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो दोस्तों बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू किया था, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने, तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1904 ईस्वी में
वीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो दोस्तों 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत की गई थी नासिक में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो दोस्तों भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों धर्मत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंधन निर्देशक कौन बन गई है? तो दोस्तों उनका नाम है गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंधन निर्देशक बन गई है गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अंग्रेजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है नमिता गोखले जी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालली के स्थान पर हराया था? तो दोस्तों वह अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकड़ी को 32 साल बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया है? तो दोस्तों INS खुकड़ी को निर्मित किया गया था मझगांव डॉक शिपयार्ड मुंबई के द्वारा। अगला प्रश्न है, BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है एम्मा राधाकानु ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया गोवा की राजधानी पणजी में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय त्यौहार को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों वह भारतीय त्यौहार का नाम है दुर्गा पूजा। अगला प्रश्न है, 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है हरनाज कौर संधू ने। अगला प्रश्न है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 मिला है नीलमणि फुक्कन जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? तो दोस्तों जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ शोल्टोज। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के अनुसार कौन सा देश सर्वाधिक भ्रष्ट है? तो दोस्तों सर्वाधिक भ्रष्ट देश है दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की नई राजधानी
नूरसुंतारा किस द्वीप का हिस्सा है? तो दोस्तों इंडोनेशिया की नई राजधानी नूरसुंतारा हिस्सा है बोर्नियो द्वीप का। अगला प्रश्न है 12वें मतदाता दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या था? तो दोस्तों 12वें मतदाता दिवस 2022 का मुख्य विषय था चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP कब से प्रभावी हुआ है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP प्रभावी हुआ है 1 जनवरी 2022 से। अगला प्रश्न है पुरुषों का T20 विश्व कप क्रिकेट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों पुरुषों का T20 विश्व कप क्रिकेट 2021 का खिताब जीता है न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 यानी कि COP 26 कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों COP 26 संपन्न हुआ है ग्लासगो में। अगला प्रश्न है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक हैं सलमान खुर्शीद। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा भारत के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों नीति आयोग द्वारा भारत के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शीर्ष पर है अपना प्यारा बिहार। अगला प्रश्न है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है 17वां G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों वह देश है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है रिंग ऑफ फेस किसकी नीति थी? तो दोस्तों रिंग ऑफ फेस नीति थी वारेन हेस्टिंग्स की। अगला प्रश्न है बिहार में दरभंगा महाराज के विरुद्ध हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दोस्तों बिहार में दरभंगा महाराज के विरुद्ध हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का 101वां स्थान है। अगला प्रश्न है PM मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों PM मित्र योजना का संबंध है वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र से। अगला प्रश्न है द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो दोस्तों द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन होता था पटना से। अगला प्रश्न है भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई से निम्न में से किसका वर्णन नहीं मिलता है? तो दोस्तों एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई से वर्णन नहीं मिलता है अग्नि का, जबकि मित्र, नासत तथा इंद्र यह तीनों का दोस्तों एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई से वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद एवं राजधानी सहित सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, कौशल कौशाम्बी, जो कि गलत दिया गया है। कौशल की राजधानी दोस्तों श्रावस्ती है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, अवंती की उज्जैनी थी तथा अस्मक का पोतनिया पोटली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों वायु शक्ति में ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है? तो दोस्तों पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है एफ फॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो दोस्तों मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है? तो दोस्तों जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो दोस्तों 160 डिग्री सेल्सियस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों सामान्यतः ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर होती है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो दोस्तों श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं तंतु को गर्म करके। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? तो दोस्तों संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं आयनोस्फीयर में, यानी कि आयन मंडल में। अगला प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का है? तो दोस्तों भारी जल एक प्रकार का है मंदक। अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है? तो दोस्तों एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का
रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। अगला प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो दोस्तों यूरिया गुर्दा के द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन के प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है? तो दोस्तों वह तकनीक का नाम है आवृत्ति मॉड्यूलन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स है मृदा विहीन पादप संवर्धन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। अगला प्रश्न है, रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त तत्व है सल्फर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है। अगला प्रश्न है, किस प्रदूषक तत्व के कारण मानसिक रोग हो जाता है? तो दोस्तों वह तत्व है पीबी यानी कि सीसा। सीसा के कारण मानसिक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, दलित वर्गों का संघ किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था? तो दोस्तों वह पल्लव राजा था नरसिंहवर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था? तो दोस्तों ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिणी भारत में। अगला प्रश्न है, गदर का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों गदर का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो दोस्तों संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है कदम वंश का, जबकि चैर, पांड्य तथा चोल यह तीनों राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो दोस्तों वह राज्य है सिक्किम, जिसकी सीमाएं तीन देश यानी कि नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हो जाएगा शिवालिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी,
ओनम आंध्र प्रदेश, जो कि गलत दिया गया है। ओनम केरल का प्रचलित नृत्य है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और बैसाखी पंजाब में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है? तो दोस्तों भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लेगून झील नहीं है? तो दोस्तों इसमें लेगून झील नहीं है, वह है पेरियार झील, जो कि लेगून झील नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो दोस्तों वह वन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो कि सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अपसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों अपसादी सेलों के लिए जो कथन सत्य है वह है, यह सेले स्तरों में निक्षेपित होते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल को परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां, तो दोस्तों मरुस्थल को परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो दोस्तों नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, टर्की किनके मध्य स्थित है? तो दोस्तों टर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के बीच। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन है? तो दोस्तों ग्रैंड कैनियन है एक खड्ड यानी कि गॉर्ज। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो दोस्तों रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के आयनमंडल स्तर उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन के क्रम में सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में कौन पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे? तो दोस्तों 1942 के आंदोलन के क्रम में सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 1940 में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अप्रैल 1940 में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था दरभंगा में। अगला प्रश्न देखते हैं, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो दोस्तों बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था 1942 में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था, जबकि राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह यह तीनों का संबंध चंपारण सत्याग्रह से था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। अगला प्रश्न है,
बिहार का वह जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो दोस्तों वह जिला है रोहतास। बिहार का रोहतास जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106। अगला प्रश्न है बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों बिहार में बक्सर व चिरान से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था। तो दोस्तों चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था एडवर्ड अल्बर्ट गेट। अगला प्रश्न है बिहार में साइमन कमीशन बहिष्कार के संयोजक कौन थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बिहार में साइमन कमीशन बहिष्कार के संयोजक थे देवकी नंदन। अगला प्रश्न है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो दोस्तों वह जिला था सारण जिला। अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है। तो दोस्तों त्रिवेणी नहर गंडक नदी से पानी प्राप्त करती है। अगला प्रश्न देखते हैं अमझोर निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अमझोर प्रसिद्ध है पायराइट खनिज के लिए। अगला प्रश्न है बिहार को कितने प्रमंडल में बांटा गया है। तो दोस्तों बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दोस्तों भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। तो दोस्तों भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया का एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त किया गया था। तो दोस्तों भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया था 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें सत्य कथन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण के बारे में दिया गया है। बी का मिलान हो जाएगा 1 से। 8वीं अनुसूची में भाषाएं का उल्लेख किया गया है। सी का मिलान हो जाएगा 4 से। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मानकरण दिया गया है। और डी का मिलान हो जाएगा 2 से। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरताएं दिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों बिहार के जुमाड़ी या झुमड़ी नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान के जिस भाग में की गई है वह है। तो दोस्तों वह है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगला प्रश्न है अनात्मावाद सिद्धांत है। तो दोस्तों अनात्मावाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो दोस्तों वह राजवंश थे मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन समाज में समरहर्ता शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग में लाया जाता था? तो दोस्तों मौर्यकालीन समाज में समाहर्ता शब्द प्रयोग में लाया जाता था राजस्व विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हेतु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों वह हिंद यवन शासक थे स्टेटो द्वितीय जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था पल्लवों के द्वारा। अगला प्रश्न है वाहरा मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो दोस्तों वाहरा मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो दोस्तों बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है 45,734.52 करोड़। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में कितने औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में 7 औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी? तो दोस्तों वह योजना का नाम है संपत्ति स्वामित्व योजना जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अपने कुल खर्च का कितना % आवंटित किया है? तो दोस्तों बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अपने कुल खर्च का 6.7% आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं
निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रयोग किया जाता है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों टाइलर पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा में। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 144 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 146 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 148 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।